और एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि सिंधु नदी का नया नाम क्या है, वितस्ता का नया नाम क्या है, शत्रुंधि। तो जो आर्य हैं इन लोगों ने आर्यकरण भारत का क्या करना शुरू किया, तो भारत का आर्यकरण करना शुरू किया। ठीक है, क्या करना शुरू किया, तो आर्यकरण करना शुरू किया। और इस वजह से दक्षिण भारत में कहाँ, तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनमोल नॉलेज पे। तो आज हम लोग वैदिक काल का पार्ट 3 करने वाले हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग वैदिक काल के जो प्रकार हैं, इस समय के जो नदियाँ थी और उनके अभी के जो नए नाम हैं उनको हम लोग कवर करने वाले हैं। वैदिक काल के जो प्रमुख संगठन थे और जो षष्ठ दर्शन दिए गए थे वैदिक काल में, इन सभी चीज़ों को आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और यह जो है वैदिक काल का लास्ट पार्ट होने वाला है। इसके बाद हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म को देखेंगे। और अंत में हम लोग हर क्लास की तरह इसमें एमसीक्यूज़ भी करने वाले हैं। तो अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एक एग्ज़ाम के लिए आज का वीडियो एप्लीकेबल होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वैदिक काल अगर हम लोग बात करें तो वैदिक काल को वैदिक काल किस लिए क्या कहा जाता है, क्योंकि इसी समय जो है वेदों की रचना हुई थी। ठीक है, वैदिक काल के टाइम में ही क्या हुई थी, तो वेदों की रचना हुई थी। और इस वजह से ही हम लोग इस काल के नाम से जानते हैं, तो वैदिक काल के नाम से जानते हैं। ओके, अब अगर हम लोग बात करें कि वैदिक काल के कितने प्रकार हैं, तो वैदिक काल के 2 प्रकार हैं। पहला जो है कौन सा है, तो ऋग वैदिक काल। पहला कौन सा हो जाएगा, तो ऋग वैदिक काल। ओके, और दूसरा जो है हमारा हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो उत्तर वैदिक। तो बात करें ऋग वैदिक काल का टाइमलाइन का, तो यह जो है 1500 बीसी से 1000 बीसी तक रहता है। और जो हमारा उत्तर वैदिक काल है यह 1000 बीसी से 600 बीसी तक रहने वाला है। ओके, चलिए इसके बाद अगर हम लोग कुछ मेजर डिफरेंस की बात करें ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बीच में, तो जो इसमें सबसे प्रमुख डिफरेंस है वो क्या है कि ऋग्वैदिक काल में 3 वेदों की रचना हुई थी। कितने वेदों की, 3 वेदों की रचना हुई थी। और इसलिए इसको वेद त्रयी भी हम लोग कहते हैं। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो वेद त्रयी भी कहते हैं। ओके, जबकि जो हमारा चौथा वेद था कौन सा, तो अथर्ववेद। कौन सा, अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो रचना है यह कब हुआ था, तो उत्तर वैदिक काल के टाइम में हुआ था। ठीक है, और वेद त्रय में हमारे कौन कौन से वेद आ जाएंगे, तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ओके, यजुर्वेद। तो ये तीनों हमारे वेद आ जाएंगे ऋग्वैदिक काल में, और इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेद त्रयी कहते हैं। जबकि हमारा जो चौथा वेद है अथर्ववेद, यह कब लिखा गया था, तो उत्तर वैदिक काल के टाइम में लिखा गया था। ओके, रचना की गई थी। चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी थी, जो हमारा जाति है यह जाति किस आधार पर था, तो जो जाति है इस समय कर्म के आधार पर होता था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल के टाइम में जो जाति है यह कर्म के आधार पर होता था। जबकि उत्तर वैदिक काल के टाइम में और अभी के टाइम में अगर हम लोग बात करें तो यह किस आधार पर होता है, तो यह जो है वंश के आधार पर होता है। ठीक है, यह किसके आधार पर होता था उत्तर वैदिक काल में, तो वंश के आधार पर, जबकि ऋग्वैदिक काल में जाति के कर्म के आधार पर होता था। चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी क्या थी, तो वर्ण व्यवस्था। वैदिक काल में अगर हम लोग बात करें कि वर्ण व्यवस्था किस तरह से संयोजित थी, तो जो वर्ण व्यवस्था है सबसे पहले इसमें कौन आते थे, तो ब्राह्मण आते थे। कौन आते थे, ब्राह्मण आते थे। ठीक है, ब्राह्मण के बाद दूसरा कौन हो जाएगा, यहाँ पर क्षत्रिय हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो क्षत्रिय हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा जो इसमें व्यवस्था की गई थी, तीसरे नंबर पे कौन आते थे, तो वैश्य आते थे। और चौथे नंबर में कौन थे, तो चौथे नंबर में शूद्र थे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस प्रकार से संयोजित की गई थी। ठीक है, ये चारों ऑप्शन दे देंगे और आपको अरेंज करने के लिए कहा जाता है 1, 2, 3 एंड 4 में। ठीक है, तो याद रखिएगा जो वर्ण व्यवस्था है सबसे पहले यहाँ पे कौन आएंगे,
दूसरा क्षत्रिय, फिर वैश्य और चौथे नंबर पे शूद्र होते थे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो वैदिक काल के टाइम में ही मध्य एशिया से, कहाँ से, तो एशिया से मध्य एशिया से मध्य एशिया से भारत के पंजाब क्षेत्र में, अभी का जो पंजाब क्षेत्र है इस समय इसका नाम क्या था, सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक है, तो सप्त सैंधव प्रदेश में कहाँ पर, तो सप्त सैंधव प्रदेश में कौन आए थे, तो आर्य लोग आए थे। कौन आए थे यहाँ पर, आर्य आए थे। ठीक है, तो जो आर्य हैं वो कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। कब, तो वैदिक काल के टाइम में। और कहाँ पर आकर के बस गए, तो सप्त सैंधव प्रदेश में आकर के बस गए थे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो आर्य हैं, यह जो आर्य थे, आर्यों की जो भाषा थी, आर्यों की भाषा कैसी थी, तो आर्यों की जो भाषा थी यह संस्कृत थी। क्या थी, संस्कृत थी। ठीक है, आर्यों की भाषा कैसी थी, संस्कृत थी। और इसलिए ये अपने आप को क्या मानते थे, ये आप मानते थे तो श्रेष्ठ मानते थे। ठीक है, श्रेष्ठ मानते थे। और इस समय जो भारत के मूल निवासी थे कौन थे, तो जैसे कि जैसे कि यहाँ पर कौन से हो जाएंगे, तो द्रविड़ हो जाएंगे, है ना। द्रविड़ कौन थे, तो भारत के मूल निवासी थे, द्रविड़ हो गए यहाँ पर। ठीक है, द्रविड़ के अलावा कौन सा हो जाएगा, तो जैसे कि आदिवासी हैं। ठीक है, आदिवासी, तो ये लोग जो थे, ये लोग को जो आर्य हैं वो क्या मानते थे, निम्न कोटि के मानते थे। किस कोटि के मानते थे, तो निम्न कोटि के इन लोगों को मानते थे। कौन, आर्य। ठीक है, तो जो आर्य है वो कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, और कहाँ पर आकर के बस गए, सप्त सैंधव प्रदेश में बस गए। इनकी भाषा कैसी थी, संस्कृत थी। और इसलिए ये अपने आप को क्या मानते थे, श्रेष्ठ मानते थे। जबकि जो आदिवासी और जो द्रविड़ थे, जो भारत के मूल निवासी थे, ये लोग क्या थे, तो भारत के मूल निवासी थे। कौन थे, तो भारत के मूल निवासी थे, है ना, मूल निवासी थे। और इन लोगों को क्या माना जाता था, इन लोगों को जो है निम्न माना जाता था। ओके, चलिए इसके बाद अगर आगे बात करें हम लोगों को क्या माना जाता था, इन लोगों को जो है निम्न माना जाता था। ओके, चलिए इसके बाद अगर आगे बात करें हम लोग, पुरोहित थे, पुरोहित, राजा विदय के जो पुरोहित थे कौन, तो राहुगढ़। ठीक है, राहुगढ़, इनको काम सौंपा गया उत्तर भारत में आर्यकरण करने का। ठीक है, तो उत्तर भारत में आर्यकरण किसने किया, राहुगढ़ ने किया। जबकि दक्षिण भारत में किसने किया था, तो अगस्त ऋषि ने किया था। ठीक है, चलिए ये क्लियर है ये चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगर हम लोग बात करें तो जो आर्य थे जो आर्य थे जो आर्य थे ये लोग भारत के मूल निवासी को क्या मानते थे, अनार्य मानते थे। ठीक है, क्या मानते थे, तो अनार्य मानते थे, यानी कि जो आर्य नहीं है। ठीक है, तो आर्य और अनार्य के बीच में परुशनी नदी के किनारे, कहाँ पर, तो परुशनी परुशनी नदी के किनारे परुशनी नदी के किनारे एक युद्ध हुआ। ठीक है, एक क्या हुआ, युद्ध हुआ, जिसमें जो आर्य लोग थे ये लोग विजय हुए। ठीक है, कौन विजय हुए, आर्य लोग विजय हुए। और इस युद्ध को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस युद्ध को 10 राज का युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो 10 राज का युद्ध कहा जाता है, 10 राज का युद्ध कहा जाता है। ओके, और यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, तो क्वेश्चन बनते हैं कि 10 राज का युद्ध किनके किनके बीच में लड़ा गया था। तो याद रखिएगा 10 राज का युद्ध जो है आर्य और अनार्य के बीच में लड़ा गया था। किस नदी के किनारे, तो परुशनी नदी के किनारे। ओके, किस नदी के किनारे, तो परुशनी नदी के किनारे। क्लियर है, चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि वैदिक काल के टाइम में जो सबसे प्रिय पशु कौन थे। ठीक है, वैदिक काल के टाइम में सबसे प्रिय पशु प्रिय पशु तो याद रखिएगा वैदिक काल के टाइम में सबसे प्रिय पशु कौन थे, गाय थे। ठीक है, सबसे प्रिय पशु कौन थे, गाय थे। और जो राजा था इनका मुख्य कार्य क्या था, इनका मुख्य कार्य क्या था, तो गायों के लिए युद्ध करना, गायों की रक्षा के लिए क्या था, युद्ध करना, गायों की रक्षा के लिए युद्ध करना। ठीक है, गायों की रक्षा के लिए युद्ध करना किसका प्रमुख कार्य था, तो राजा का प्रमुख कार्य था। ठीक है,
इस समय जो टैक्स दिया जाता था, इस समय जो टैक्स दिया जाता था, तो याद रखिएगा टैक्स को इस समय किस नाम से जाना जाता था, बलि के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, तो बलि के नाम से जाना जाता था। और इस समय जो है पशु बलि बहुत ही ज़्यादा प्रमुख था। क्या था, तो पशुओं की बलि देना बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रमुख था। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ यहाँ पे याद रखिएगा कि आर्यों का विजय होने के कारण ही यहाँ जो भारत का नाम है, भारत का जो नाम है वो क्या पड़ा था, आर्यावर्त पड़ा था। ठीक है, क्या पड़ा था, तो आर्यावर्त वर्त पड़ा था। और आर्य के ही एक जो शक्तिशाली राजा थे, कौन थे, भरत। कौन थे, तो भरत। और भरत के नाम पे ही आगे चल कर के भारत का नाम भारत पड़ा था। ठीक है, आर्यावर्त का नाम क्या पड़ा था, भारत पड़ा था। ओके, चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लास्ट में हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, तो वहाँ से हम लोग देखेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब वैदिक काल की अगर हम लोग सामाजिक जीवन की बात करें, वैदिक काल की सामाजिक जीवन की बात करें, तो वैदिक काल का जो सामाजिक जीवन था यह कितने भागों में बटा हुआ था, यह जो है 4 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में बटा हुआ था, 4 भागों में बटा हुआ था। अगर हम लोग सबसे पहले बात करें 0 से 5 वर्ष की अवस्था को, 0 से 5 वर्ष की अवस्था को, तो इसको बाल्यावस्था कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो बाल्यावस्था कहा जाता था। ठीक है, बाल्यावस्था कहा जाता था। अब जो 5 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष का जो समय होता था, 5 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष का जो समय होता था, इसको हम लोग कहते थे ब्रह्मचर्य। कौन सा जीवन, तो ब्रह्मचर्य जीवन कहा जाता था। ठीक है, 25 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष के समय को 50 वर्ष के समय को गृहस्थ जीवन के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, तो गृहस्थ जीवन के नाम से जाना जाता था। इसके बाद 50 से लेकर के 75 वर्ष का 50 से लेकर के 75 वर्ष का जो समय होता था, इसे वानप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, तो वानप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। और 75 वर्ष से लेकर के मृत्यु तक 75 वर्ष से लेकर के मृत्यु तक का जो समय होता था, इसे सन्यासी जीवन के रूप में सन्यासी सन्यासी जीवन के रूप में जिया जाता था। ठीक है, तो सामाजिक अगर हम लोग वैदिक काल का सामाजिक जीवन की बात करें, तो यही 4 प्रमुख जो है सामाजिक जीवन होते थे लोगों का। पहला जो 0 से 5 वर्ष है बाल्यावस्था, इसको इसमें काउंट नहीं किया जाता था। ठीक है, 5 वर्ष से 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ जीवन, 50 से 75 वानप्रस्थ और 75 से मृत्यु तक सन्यासी जीवन ये लोग जीवन यापन करते थे। ओके, तो ये हो गया हमारा सामाजिक जीवन। और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि वैदिक काल की सामाजिक जीवन कितने भागों में बटी हुई थी, तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक और यहाँ से हम लोग का जो पॉइंट ऐड होता है, क्या होता है कि वैदिक काल की सभा। ठीक है, वैदिक काल की सभा, वैदिक काल की वैदिक काल की प्रमुख सभा है ना, प्रमुख सभा, प्रमुख संगठन, प्रमुख संगठन, प्रमुख संगठन। और देखिए यहाँ पर जो है वैदिक काल में 3 संगठन होते थे। कितने संगठन होते थे, 3 संगठन होते थे। और एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, आपको संगठन का नाम लिख दिया जाएगा और इनमें पूछा जाता था कि कौन इसमें भाग लेते थे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग संगठन देख लेते हैं कौन कौन सा हो जाएगा। तो पहला था सभा, पहला कौन सा था, सभा। दूसरा कौन सा था, समिति, दूसरा समिति। और तीसरा विदत, तीसरा कौन सा हो जाता था यहाँ पर, तो विदत। ओके, सभा, समिति और विदत, सभा, समिति और विदत। वैदिक काल के प्रमुख संगठनों की संख्या कितनी है, 3 है। कौन कौन सा, सभा, समिति और विदत, सभा, समिति और विदत। ओके, अब देखिए सभा में कौन कौन लोग भाग लेते थे, यही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि सभा में कौन भाग लेते थे, समिति में कौन भाग लेते थे और विदत में कौन भाग लेते थे। तो सभा की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें जो निम्न लोग होते थे, इसमें जो निम्न लोग होते थे वो लोग इसमें भाग लेते थे। ठीक है, निम्न लोग हो गए, साधारण लोग हो गए, वो लोग इसमें भाग लेते थे। समिति की अगर बात करें, तो समिति में उच्च वर्ग के लोग, उच्च वर्ग के
लोग यहाँ पर भाग लेते थे, ठीक है। और जो विदत होता था यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन होता था, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण संगठन होता था, ठीक, जिसमें जो बड़े लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, ठीक है, वो लोग यहाँ पर भाग लेते थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है प्राचीन नदी एवं उनके नए नाम। अब देखिए एग्जाम में कई बार प्राचीन नदी भी दे दिया जाता है और 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि इसका जो है नया नाम क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग को इसको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि सिंधु नदी का नया नाम क्या है, वितस्ता का नया नाम क्या है, शतरुदी के नए नाम क्या है, ठीक है। इस तरह से करके पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग नए नाम। तो सबसे पहले प्राचीन नदी का नया नाम की अगर हम लोग बात करें तो सिंधु नदी जो है इसको सिंधु नदी के ही नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता है? सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है। वितास्ता को झेलम के नाम से जाना जाता है। अभी के टाइम में हम लोग वितास्ता को किस नाम से जानते हैं? झेलम के नाम से जानते हैं। विपाशा को व्यास, शत्रुदी को सतलज, परुष्णी को रावी, सदानीरा को गंडक और अस्किनी को चिनाब किस नाम से जाना जाता है? तो चिनाब के नाम से जाना जाता है। ओके, तो कैसे याद रखेंगे इसको? देखिए इस तरह से रिपीट करना है। सिंधु, वितास्ता, झेल, विपाशा, व्यास, शत्रुदी, सतलज, परुष्णी, रावी, सदानीरा, गंडक, अस्किनी, चिनाब। सिंधु, वितास्ता, झेल, विपाशा, व्यास, शत्रुदी, सतलज, परुष्णी, रावी, सदानीरा, गंडक, अस्किनी, चिनाब। इस तरह से अगर आप लोग 4-5 बार रिपीट करते हैं तो ये चीज़ आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर आ जाएगा वैदिक काल की प्रमुख संगठन। और वैदिक काल का हम लोगों ने अभी तुरंत प्रमुख संगठन देखा, कौन कौन सा? तो पहला सभा, दूसरा समिति और तीसरा विदत, है ना। तीसरा कौन सा हो जाएगा? तो विदत। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में षष्ठ दर्शन दिए गए थे। यस, वैदिक काल में जो है कितने दर्शन दिए गए थे? षष्ठ दर्शन दिए गए थे। और जैसे हम लोग जानते हैं योग किनके द्वारा दिया गया था? पतंजलि के द्वारा, है ना। इसी प्रकार जो सांख्य दर्शन है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो कपिल ऋषि के द्वारा दिया गया था। न्याय दर्शन गौतम, न्याय दर्शन किसके द्वारा दिया गया था? तो गौतम ऋषि के द्वारा। योग दर्शन पतंजलि, वैश्विक दर्शन कनाद, उत्तर मीमांसा बादरायन, और जो हमारा पूर्वी मीमांसा है यह किसके द्वारा दिया गया था? तो जैमिनी के द्वारा दिया गया था। ओके, किसके द्वारा दिया गया था? तो जैमिनी के द्वारा दिया गया था। सांख्य दर्शन कपिल, न्याय दर्शन गौतम, योग दर्शन पतंजलि, वैश्विक दर्शन कनाद, उत्तर मीमांसा बादरायन और पूर्वी मीमांसा जैमिनी। ओके, चलिए नेक्स्ट आ गया। चलिए लास्ट अब हम लोग देखेंगे कि अंतर इनके बीच में किनके बीच में? तो सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच में क्या अंतर थे। ओके, तो चलिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि जो सिंधु सभ्यता है यह कैसी सभ्यता थी? यह नगरीय सभ्यता थी। यह कैसी थी? तो नगरीय सभ्यता थी, है ना। और जो हमारा वैदिक सभ्यता है यह कैसी थी? तो यह ग्रामीण थी। यह कैसी थी? तो यह जो है ग्रामीण थी। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग दूसरा पॉइंट की बात करें तो जो सिंधु सभ्यता थी यह कैसी थी? तो मात्र सत्तात्मक थी। कैसी थी? मात्र सत्तात्मक थी, है ना। और जो हमारा वैदिक सभ्यता थी यह कैसी थी? पित्र जो वैदिक सभ्यता हम लोग का कैसी थी? तो पितृ सत्तात्मक थी। ओके, कैसी थी? तो यहाँ पर पितृ सत्तात्मक थी। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इसका जो सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख पशु था वह कौन सा था? बैल था। प्रमुख पशु यहाँ का कौन सा था? बैल था। जबकि वैदिक सभ्यता का प्रमुख पशु कौन सा हो जाएगा? गाय हो जाएगा, है ना। गायों के लिए युद्ध किया जाता था यहाँ पर। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि यहाँ का नियोजन कैसा था तो यहाँ का जो है शहरी नियोजन था, है ना। कैसी नियोजन व्यवस्था थी यहाँ पे? तो शहरी नियोजन का व्यवस्था था। जबकि अगर हम लोग ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण में जो है सामाजिक नियोजन था। कैसा था? तो सामाजिक नियोजन था। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें इसमें तो जो
सिंधु सभ्यता के जो लोग थे ये लोग युद्ध से परिचित नहीं थे, है ना, ये लोग युद्ध से परिचित नहीं थे। जबकि यहाँ पर वैदिक सभ्यता में गायों के लिए युद्ध किया जाता था। गायों के लिए क्या किया जाता था? युद्ध किया जाता था। ओके, इस समय वे जो सिंधु सभ्यता है इस समय किसकी खोज हुई थी? तो कांसे की खोज हुई थी, कांसे की खोज हुई थी। जबकि अगर हम लोग वैदिक सभ्यता की बात करें तो इस समय जो है लोहे की खोज हुई थी। ठीक है, किसकी खोज हुई थी? तो लोहे की खोज हुई थी। और यह जो लोहा है यह कब खोजा गया था? तो उत्तर वैदिक काल के टाइम में, उत्तर वैदिक काल के टाइम में खोजा गया था। ओके, जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं ये लोग कृषि और व्यापार पर डिपेंड थे, कृषि भी करते थे और व्यापार भी करते थे। जबकि जो हमारा वैदिक सभ्यता के लोग हैं ये कृषि करते थे और पशुपालन करते थे। कृषि प्लस पशुपालन, कृषि प्लस पशुपालन। ओके, और जो लास्ट अंतर है इनके बीच में क्या है कि जो यहाँ के प्रमुख देवता थे वो कौन थे? शिव थे। ठीक है, शिव तथा मातृ देवी, शिव तथा मातृ देवी। ओके, जबकि अगर हम लोग बात करें वैदिक सभ्यता का तो याद रखिएगा वैदिक सभ्यता के जो प्रमुख देवता थे वो कौन थे? इंद्र थे। और इंद्र की चर्चा 250 बार की गई थी। कितने बार की गई थी? तो 250 बार की गई थी। ओके, तो ये था हमारा अंतर सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच में। ओके, तो यही जो हमारे यहाँ तक है जो वैदिक सभ्यता है वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो कौन सा होगा? तो वो होगा हमारा जैन जैन धर्म। ओके, तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कुछ MCQs करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा कैसी थी? आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा संस्कृत थी और इसलिए ये अपने आप को क्या मानते थे? श्रेष्ठ मानते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैदिक काल में सबसे प्रिय पशु कौन सा था? तो जो वैदिक काल है, वैदिक काल में सबसे प्रिय पशु कौन था? गाय था। और गायों के लिए क्या किया जाता था? युद्ध किया जाता था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछा गया है कि राजा का मुख्य कार्य क्या था? तो राजा का मुख्य कार्य क्या था? गौविष्ट करना यानी गायों के लिए युद्ध करना। ओके, परुष्णी नदी का वर्तमान नाम क्या है? देखिए इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि परुष्णी नदी हो गया तो इसका वर्तमान नाम क्या है? 4 यहाँ पे नाम दिया हुआ है। तो परुष्णी नदी का क्या नाम था? रावी, है ना, क्या नाम था? रावी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। पुरोहित का मुख्य कार्य क्या था? तो जो पुरोहित लोग थे, पुरोहित लोगों का मुख्य कार्य क्या था? राजाओं को परामर्श देना। राजाओं को क्या देना? परामर्श देना। भारत नाम किस महान राजा के नाम पर पड़ा है? तो भारत नाम जो है आर्य के जो महान राजा थे भरत, उनके नाम पर पड़ा था। आर्य कहाँ से आए थे? तो आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र थे। और इसकी चर्चा कितनी बार की गई है? तो 250 बार की गई थी। 10 राज्य युद्ध किनके बीच हुआ था? तो याद कीजिए 10 राज्य युद्ध किनके बीच में हुआ था? आर्य और अनार्य के बीच में हुआ था, जिसमें कौन विजय हुए थे? आर्य लोग विजय हुए थे। 10 राज्य युद्ध के कौन विजयी हुए? तो 10 राज्य युद्ध के कौन विजयी हुए थे? आर्य विजयी हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वैदिक काल में किस नदी को सप्त सिंधु का भाग माना जाता था? तो वैदिक काल में जो सिंधु नदी है इसको सप्त सिंधु का भाग माना जाता था। वैदिक समाज में कुल कितनी सामाजिक अवस्थाएं थी? तो कुल सामाजिक अवस्थाएं कितनी थी? 4 थी, है ना। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ और सन्यासी जीवन, ये 4 जीवन हो गए। अगस्त ऋषि का संबंध किससे था? तो अगस्त ऋषि का क्या काम दिया गया था? अगस्त ऋषि को काम दिया गया था कि दक्षिण भारत में वो आर्य संस्कृति का क्या करे? प्रचार करे, आर्यकरण करे। ओके, वैदिक काल में प्रमुख रूप से कौन सा आर्थिक कार्य किया जाता था? तो जो वैदिक काल है यहाँ पर क्या किया जाता था? कृषि भी किया जाता था और पशुपालन भी किया जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन में कोई एक रहेगा तो एक ही आप लोग को टिक करना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी वैदिक काल में विपाशा के नाम से जानी जाती थी? विपाशा के नाम से कौन जानी जाती थी? तो व्यास, है ना। व्यास को हम लोग क्या कहते थे? विपाशा कहते थे।
चलिए नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो जो ऋग्वैदिक काल है यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी कैसी थी, तो पितृसत्तात्मक थी, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है, तो कौन सा वेद हो जाएगा, ऋग्वेद। ओके चलिए नेक्स्ट है, वैदिक काल में सबसे अधिक प्रचलित बलि कौन सी थी। तो वैदिक काल में कौन सी बलि दी जाती थी, पशु बलि दी जाती थी। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन ऋषि कपिल से संबंधित है। तो कपिल ऋषि ने कौन सा दर्शन दिया था, सांख्य दर्शन दिया था। ओके तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन वैदिक काल से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वंस अगेन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और कोई भी अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो किससे रिलेटेड होगा, तो जैन धर्म से होने वाला है। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।